बात उन दिनों की है जब हमारा देश आजादी की दहलीज पे खड़ा था। भारत के बनने की कहानी में बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आए और इसने हमारे नेशनल बिल्डिंग को काफी इफेक्ट किया। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के सामने पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक का चैप्टर नंबर 1 लेके आ चुका हूं, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। साल पहले हमने तकदीर के साथ एक वादा किया था और अब वक्त आ गया है कि हम उस वादे को बखूबी निभाएं। आज जब मध्य रात्रि की घड़ी में पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जिंदगी और आजादी की नई सुबह के साथ जागेगा। ये स्पीच हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के आजाद होने के बाद कही थी। इस फेमस स्पीच को ट्रस्टी विद डेस्टिनी यानी भाग्य वधु से चिर परिचित भेंट भी कहा जाता है। देश तो आजाद हो गया था, लेकिन आजादी के साथ साथ भारत को हिंसा और बंटवारे का भी सामना करना पड़ा था। गांधी जी ने कहा था, कल का सूरज हमारे लिए खुशियों के साथ साथ मातम भी लेके आ रहा है। हमें बापूजी को उठाना नहीं चाहिए। रहने दो, उन्हें सोने दो। उन्होंने कहा जश्न की कोई वजह नहीं है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास 3 सबसे बड़े चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज, इंटीग्रेटिंग इंडिया। जी हाँ, भारत को एकता के सूत्र में बांधना था। आपको लग रहा होगा तो बहुत आसान काम है, पर ऐसा है नहीं। अभी अभी इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने, अलग अलग स्टेट है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग लैंग्वेज है, रिलीजन है। इन सभी को एकता में बांधना ये बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। दूसरा, इंडिया ने शुरू से ही डेमोक्रेसी की एक जंग लड़ी थी। अब उनका दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भारत में एट एनी कॉस्ट डेमोक्रेसी लागू करनी है। अब आपको लग रहा है ये भी पॉसिबल है, पर ऐसा है नहीं। ये तभी पॉसिबल होगा जब इंडिया को हम वोट देने का अधिकार दें। और पूरी दुनिया में कुछ ही ऐसी कंट्रीज थी जहां पे वोट देने का अधिकार था। 100 सालों से लड़ते आ रहे थे हम डेमोक्रेसी के लिए। अब वक्त आ चुका था इंडिया में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज था सोसाइटी में इक्वालिटी लेके आना, माइनॉरिटीज को भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था। अब हम बात करते हैं आखिर हमारे देश में पार्टीशन हुआ क्यों। आखिर क्यों इंडिया पाकिस्तान 2 अलग अलग कंट्री बने। पार्टीशन के बीच मुस्लिम लीग की डिमांड में छुपा हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना के अनुसार हिंदू मुस्लिम 2 अलग अलग नेशन है, ये कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। इसी सोच को बोलते हैं 2 नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत। एनसीईआरटी के स्लाइड को देखिए। इस लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है, हिंदू और मुसलमान कभी भी एक साथ रह नहीं सकते। इसी के तहत इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग कंट्री बन गए। जिन हिस्सों में मुस्लिम ज्यादा रहते थे उस हिस्से को पाकिस्तान, और जिस हिस्से में हिंदू ज्यादा रहते थे उस हिस्से को हिंदुस्तान का दर्जा मिला। ये सुनने में काफी आसान लगता है, पर उतना है नहीं, क्योंकि इंडिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पे बहुत सारे मुसलमान हो और कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू हो। लेकिन फिर भी 2 ऐसे इलाके निकाले गए जहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी और उसको पाकिस्तान बनाया गया। इस मैप को देखिए। इस मैप में जो देश हाईलाइट हो रहे हैं वो पाकिस्तान है। अब आपके दिमाग में आएगा 2 पाकिस्तान कैसे। तो दरअसल 1947 में एक नहीं 2 पाकिस्तान बने थे। पहले पाकिस्तान का नाम था वेस्टर्न पाकिस्तान और दूसरे पाकिस्तान का नाम था ईस्टर्न पाकिस्तान। पार्टीशन से सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को हुआ जो माइनॉरिटीज के थे, यानी वेस्टर्न पाकिस्तान में पंजाबी और ईस्टर्न पाकिस्तान में बंगाली लोग। और इसी पार्टीशन में शुरू हुआ भारत और पाकिस्तान के सबसे दर्दनाक पलों में से कुछ पल। भारत और पाकिस्तान में बड़ी बेरहमी से लोगों को मारा जाने लगा। लोगों की लाशें ट्रेन से कट कट के आ रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू और पंजाबियों के साथ हो रहा था, बल्कि मुसलमानों के साथ भी उतना ही हो रहा था जितना हिंदुओं के साथ हो रहा था। लोगों को जबरदस्ती अपने गांव छोड़कर भागने पड़े। हजारों की संख्याओं में महिलाओं को अगवा कर लिया गया, उनसे जोर जबरदस्ती कराया गया। बहुत सारे परिवारों ने अपने खुद की बहू बेटियों को कुएं में फेंक दिया ताकि अपने कुल की इज्जत बचा सके। तो आप देख सकते हो हजारों की संख्या में, ना लाखों की संख्या में लोग जो हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रहे थे। रेफ्यूजीज की संख्या बढ़ती जा रही थी। इंडिया और पाकिस्तान में वायलेंस का चक्र खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 14 से 18 मिलियन लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। ऐसा नहीं था कि सभी मुसलमान चाहते थे कि विभाजन हो या सभी हिंदू चाहते थे कि विभाजन हो। एक लीडर है जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको लोग सीमांत गांधी भी कहा करते थे, क्योंकि ये गांधी के अनुसार रहते थे। इनकी सोच थी कि हिंदू और मुसलमान कभी भी अलग नहीं होने चाहिए। वो पूरी तरीके से 2 नेशन थ्योरी का विरोध करते थे। खैर, विभाजन के इतने खतरनाक चीजों को पढ़ने के बाद आइए बात करते हैं प्रिंसिपल स्टेट्स की। आजादी से पहले 565 रजवाड़े थे, और अगर ये रजवाड़े भारत से आज अलग हो जाते तो भारत का चेहरा कुछ इस प्रकार से हो सकता था। जी हाँ, देखा आपने, ये कुछ भारत का नक्शा होता। देखो, आजादी तो हमें मिल गई थी, लेकिन सवाल ये था कि दरअसल कितने देश बन रहे हैं। 1,
2 या 565? एक तरफ तो हम ये सुनते आ रहे थे कि भारत फाइनली आजाद हो रहा है, तो आखिर ये 565 देशों की बात आ कहां से रही है? दरअसल 1947 में छोटे, मंझौले और बड़े मिला के करीबन 565 रजवाड़े थे। इन रियासतों पर अंग्रेजों का शासन तो था, पर इन राजाओं के पास खुद की अपनी फौज, खुद की अपनी करेंसी भी हुआ करती थी। इन राजवाड़ों ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली थी, इसे पैरामाउंसी कहते थे। लेकिन जब अंग्रेज जा रहे हैं तो पैरामाउंसी भी खत्म हो जाएगी और रजवाड़े अपना अलग अलग देश बना सकेंगे। और ज्यादातर रजवाड़ों की यही सोच थी कि आजादी के बाद हम अपना अलग देश बनाएंगे। इन सभी रजवाड़ों को भारत में मिलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इंडियन गवर्नमेंट ने एक लेटर बनाया, उस लेटर का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस लेटर पे साइन करने के बाद ऑफिशियली कोई भी रजवाड़ा भारत में शामिल हो जाएगा। देश की सबसे समृद्ध रियासत हैदराबाद ने अपनी आजादी का ऐलान 12 जून को ही कर दिया था। भोपाल के राजा अपने राज्य को पाकिस्तान से मिलाना चाहते थे। जूनागढ़ और जोधपुर ने भी नाक में दम कर रखा था। जोधपुर रजवाड़ा वो रजवाड़ा था जो उस समय पाकिस्तान की सीमा से भी मिलता था। हैदराबाद ग्रेट ब्रिटेन जितनी बड़ी रियासत थी। इसमें आज के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिले शामिल थे। इस रियासत पर हुकूमत करने वाले निजाम दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। निजाम हैदराबाद को एक आजाद मुल्क बनाना चाहते थे और इसका ऐलान उन्होंने 12 जून 1947 को ही कर दिया था। हिंदुस्तान में साउथ में स्थित इस रियासत को भारत में मिलाए बिना संयुक्त भारत का सपना महज एक कल्पना होता है, महज एक सपना होता है। आजादी के बाद यानी 15 अगस्त 1947 को भी हैदराबाद उन रियासतों में से एक था जो भारत में शामिल नहीं हुआ था। शामिल होना तो दूर, वो बातचीत करने को भी तैयार नहीं थे। नवंबर आते आते भारत ने हैदराबाद से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया। इसके तहत यह था कि हैदराबाद 1 साल तक ना ही अपनी बाउंड्री बनाएगा, ना ही पाकिस्तान में शामिल होने की बात सोचेगा। इसी बीच हैदराबाद में निजाम के लोगों ने आम किसानों को दबाना शुरू कर दिया और हैदराबाद में रह रही महिलाओं के खिलाफ अत्याचार स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे जनता का गुस्सा निजाम के खिलाफ बढ़ता चला गया। हैदराबाद में निजाम की सेना का नाम था रजाकार। ये रजाकार लूटपाट, हत्या, बलात्कार सब करते थे। हैदराबाद में इतने ज्यादा दंगे हो चुके थे कि मजबूरन सितंबर 1948 को भारत सरकार ने तंग आकर इंडियन आर्मी को हैदराबाद में भेज दिया। कुछ दिनों की लड़ाई के बाद हैदराबाद के निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। हमने अपनी फौज को जंग रोकने का हुक्म दे दिया है और हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत करने के लिए भी तैयार हैं। और फाइनली हैदराबाद भारत में मिल गया। मैप का ये हिस्सा देखिए, ये राज्य है मणिपुर। यहाँ के राजा का नाम था बोधचंद सिंह। मणिपुर भी उन राज्यों में से एक था जो भारत में शामिल होना नहीं चाहता था। और जून 1948 में मणिपुर के राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के तहत वहां पे चुनाव कराए। तो हम कह सकते हैं कि मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य था जहां पे चुनाव हुए थे। चुनाव होने के बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट ने मणिपुर के राजा पर जोर दिया कि वो भारत में शामिल हो जाए। और मणिपुर की कांग्रेस ने हर वक्त राजा को प्रेशराइज किया कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दो। और इस जोर के बाद फाइनली इंडियन गवर्नमेंट को सफलता मिली और मणिपुर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन भी कर दिया। खैर, ये साइन बिना किसी सलाह मशुरा के राजा ने प्रेशर में आके किया। और आज भी मणिपुर की जनता इस बात से नाराज है। बंटवारे जैसा माहौल, मतलब हिंसा, आगजनी, पुलिस फायरिंग। अखबारों के पन्ने 1952 में इन खबरों से भरते जा रहे थे। भारत को आजाद हुए 5 साल भी नहीं हुए थे कि भारत के सामने दोबारा एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सवाल था कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे। 1920 में जब कांग्रेस ने नागपुर में अपना सेशन लिया तो वहां पे साफ साफ कहा था कि हम आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे। लेकिन जब बंटवारा हो गया तो इंडियन गवर्नमेंट को डर था कि कहीं हमने भाषा के आधार पर राज्य बनाए तो देश टूट भी सकता है। इसलिए इस डिमांड को, इस मांग को ठुकरा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, देश के कुछ हिस्सों में भाषाओं के आधार पर नए राज्यों की मांग हो रही है, लेकिन हमारे सामने और भी बहुत सी समस्याएं हैं। इसलिए हमें इन समस्याओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जो सबसे बड़ी जरूरत है वो भारत की सुरक्षा और स्थायित्व की। जब जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को ठुकरा दिया तो उस समय भारत में 3 अलग अलग प्रकार के राज्य हुआ करते थे। पहली श्रेणी में वो राज्य आते थे जो आजादी से पहले के थे, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मद्रास। दूसरी श्रेणी में वो राज्य आते थे जो बड़ी रियासत हुआ करते थे, जैसे जम्मू कश्मीर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन यानी पेप्सू, राजस्थान, हैदराबाद, मैसूर और त्रावणकोर, जिसको हम आज का केरल कहते हैं।
और तीसरी श्रेणी में वो राज्य आते थे जो छोटी छोटी रियासतें हुआ करते थे, जैसे अजमेर, भोपाल, विंध्य प्रदेश और कुर्ग। उस वक्त भारत में कुछ राज्य ऐसे थे जहां पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, जैसे मद्रास स्टेट में तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ बोलने वाले लोग थे। उस समय मद्रास स्टेट में तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों ने एक विरोध स्टार्ट किया। विरोध था कि भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनना चाहिए जिसका नाम रखा जाएगा आंध्र प्रदेश। इस आंदोलन ने जोर तब पकड़ा जब एक गांधीवादी नेता पुट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के अनशन पे चले गए। मैं अनशन पर जब तक बैठा रहूंगा जब तक आंध्र राज्य नहीं बन जाता और मद्रास उसकी राजधानी नहीं बन जाती तब तक मैं अनशन पर बैठा रहूंगा। और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी डेथ हो गई। इसके बाद पूरे आंध्र प्रदेश में हिंसा स्टार्ट हो गई और आखिरकार दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बना दिया। इसके बाद पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनने की मांग ने जोर पकड़ लिया और भारत सरकार ने 1953 में स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन यानी राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इसने अपनी रिपोर्ट 3 साल बाद पेश की, यानी 1956 में स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ली, जिसके तहत 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। आइए मैप के द्वारा समझते हैं कि 14 स्टेट्स कौन कौन से थे। खैर, मैंने आपको पहले उन स्टेट्स के नाम बता दिए हैं जो पहले से मौजूद थे। तो नए स्टेट्स कौन कौन से बने? पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास और केरल बने। पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यानी पेप्सू को पंजाब में मिला दिया गया, जबकि हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बना। मध्य भारत में विंध्य प्रदेश, भोपाल को मिलाकर मध्य प्रदेश बना। बॉम्बे और हैदराबाद में कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोगों को कुर्ग और मैसूर में जोड़ दिया गया, जिसका नाम 1973 में कर्नाटक पड़ा। तो ये है भारत का वो मैप जो 1956 में बना। और इसी के साथ गाइस फाइनली पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक का पहला चैप्टर खत्म होता है। आई गेस आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत मजा आया होगा। और अगर इंफॉर्मेटिव लगी है और आपको इस वीडियो में मेहनत दिख रही है तो भैया लाइक करें, शेयर करें और सुनो सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करेगा कि भैया मुझे और वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।